नेता भड़काऊ बयान देने लगे तो उनसे सवाल पूछना लाजमी होता है। इन्हीं सवालों के उत्तर के साथ जो कुछ खास मेहमान हमारे साथ उनका तारुफ कराता हूं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव हैं, बीजेपी से हमारे साथ सूर्य मैथल जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सैफ खान को आप देख रहे हैं, कांग्रेस के नेता। हमारे साथ अब्बास हैदर हैं, समाजवादी पार्टी से। बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। शुरुआत अब्बास हैदर मैं आपसे करना चाहूंगा कि सबसे पहले साफ कीजिए शफीकुर रहमान बर्क को लेकर कि वो हैं कौन? वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं या फिर कोई किसी धर्म के ठेकेदार हैं जिनका पहला उद्देश्य है नफरती बयान देना? नहीं आनंद जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपका पैकेज मैंने पूरा सुना और मुझे लगता है कि नफरती बयान तो हेमंत बिस्व शर्मा की तरफ से आ रहा है, जो मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक है, निंदनीय है। और आपने बात करी यहाँ इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं ने क्या कहा, देश में नफरत का माहौल नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी में देश में सिर्फ 3 काम किए हैं। इन्होंने नफरत फैलाई है, इनकी नाकामियां हैं, इनका नकारापन है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आज देवरिया में 6 लोगों की हत्या हुई है, जिसमें 2 मासूम बच्चे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की नफरत का ही वजह है, उसी का नतीजा है जो हमारे देश भर में ये हो रहा है। कभी भारतीय जनता पार्टी के कोई मंत्री कहते हैं कि किसी को पाकिस्तान चला जाना चाहिए, कभी कोई कहता है कि आपको यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है, हमें आपका वोट नहीं चाहिए। कि क्या हो रहा है? ये देश हर देश के नागरिक का है, 140 करोड़ लोगों का देश है, जिसको जिसने इस देश में जन्म लिया है, जो इस देश का नागरिक है, वो सबका देश है। यहाँ पे ये हमारा तुम्हारा ये नफरत फैलाने की राजनीति कब तक चलेगी? आज महात्मा गांधी जी की जयंती है और मुझे लगता है उन्होंने पूरे विश्व में सद्भाव। अब्बास हैदर, वापस लौटूं। मैंने एक सवाल आपसे शफीकुर रहमान बर्क के बयान के बारे में पूछा था, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर है, बिहार में जाति का झंडा को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, जरा उसका रुख करके वापस लौटते हैं। इन सभी ने दिन रात एक करके इस ऐप को डेवलप किया। इस ऐप की जो मैं प्रमुख बातें हैं वो आपको मोटा मोटा बता देता हूं। ये ऐप जो था वो एंड्रॉयड 6 वर्जन को भी समर्थित करता है। आप सब जानते हैं आज के दिन हम लोग किस वर्जन में एंड्रॉयड के काम कर रहे हैं। ये छोटे से छोटा मोबाइल जो हमारे इनोवेटर के पास, प्रगणक के पास था, 2,34,000 से ज़्यादा प्रगणक थे, तो उनके सभी ऐप को, उनके मोबाइलों को समर्थन कर सके ऐसा ऐप बनाया गया। तो मोबाइल एंड्रॉयड वर्जन 6.0 को भी ये समर्थित करता है और ये बिल्कुल सिक्योर है। ऐप में कोई भी स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता है किसी के डेटा का। ऐप में कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं की जा सकती है। इस कारण से जो हमारे जितने भी नागरिक हैं उनका डेटा पूर्णतः सुरक्षित है। ये हमारे किसी क्लाउड में इसका डेटा नहीं है। ये हमारे स्टेट डाटा सेंटर के 24 सर्वरों और 12 डेटाबेस सर्वरों में सुरक्षित है और किसी को इसका एक्सेस नहीं है। इसलिए ये पूर्णतः गोपनीय आंकड़े रखे गए हैं। निजता का जो अधिकार है और जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत सारी जो सुरक्षाएं हैं वो इसमें लागू की गई हैं। cbs.bihar.gov.in हमारा पोर्टल था, विजागा ऐप था, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल दिया गया था। पहले इनुमरेटर, उसके बाद सुपरवाइजर जो कि लगभग 40,000 थे, इनुमरेटर 2,34,000 थे, और उसके बाद चार्ज ऑफिसर जो लगभग 820 के लगभग थे पूरे बिहार भर में, और फिर अनुमंडलाधिकारी और उसके बाद जिलाधिकारी। इन सभी के पास इसमें अलग अलग रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल था। नीचे के स्तर का, उसके बाद के ऊपर के स्तर के द्वारा अनुमोदन होता था, तब ये आंकड़ा फाइनल होता था। जैसा मैं आपको बता चुका हूं, कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग का सुविधा इसमें नहीं था। इसको हम लोग ने थोड़ा सा डिटेल और आपका समय लूंगा। एंगुलर फ्रंट एंड जावा में इसे लिखा गया है और जावा की मिडिल लेयर है और डेटाबेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल में है। और नाम की एंट्री तो बस करनी थी हमारे इनुमरेटर्स को, और आधार जब हमारे नागरिक उसको देना चाहें तब आधार की एंट्री करनी थी, अन्यथा इसमें एंट्री उन्हें नहीं करनी थी। ऐप इस तरह डिजाइन किया गया कि इसमें एरर की कम से कम संभावना रहे। तो मान लीजिए जैसे जो भी सूचक है, तो शिक्षा अगर किसी की पूर्व प्राथमिक की है तो वो ऐप में ही उसे बटन दबाना था, उसे एंट्री नहीं करनी थी। नाम और आधार की ही बस एंट्री करनी थी किसी भी न्यूमरेटर को। तो इसलिए कोशिश की गई कि अच्छे से अच्छा आंकड़ा जनरेट किया जा सके और इसे बहुत कम समय में किया गया। पहले इसका पायलट किया गया 6 जिलों में, लगभग 300 के लगभग न्यूमरेटर्स पे। उनके जो अनुभव, उनके साथ घूम घूम के जो समझ में आया उसको हम लोग ने इनकॉर्पोरेट किया और बेटर वर्जन उनको दिया। बीच बीच में जैसी जैसी आवश्यकता होती गई वैसे वैसे इसमें ऐप में हमने इसको इम्प्रूव किया और अभी इसका डेटा आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो आगे में दिया गया है गोटीवार संक्षिप्त विवरण है,
पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और अनारक्षित। तो इसमें पिछड़ा वर्ग में कौन कौन जातियाँ हैं ये इसमें स्पेसिफिक नहीं, जैसे आपने जातिगत तो आधार दे दिया, लेकिन पिछड़ा वर्ग करके कि भाई पिछड़ा वर्ग में ये जातियाँ हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग में ये जातियाँ हैं, इस तरह करके हम लोग लिस्ट बटवा देते हैं। अगर दूसरा है कि ये जो अनारक्षित वर्ग का 15.52 है, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी कास्ट हैं क्या? ये इम्यूनिटी डेटा है, इम्यूनिटी डेटा है, खाली का डाटा नहीं, सब लोग का क्या मुस्लिम हिंदू सब हैं। उसका तो ये क्लासिफिकेशन करने के अनारक्षित वर्ग में आखिर कौन कौन सी जाति है, उसका क्या ब्रेकअप है, उसी तरीके से अत्यंत पिछड़ा वर्ग में कौन कौन सी जाति है, उसका मतलब है डिटेल है, लेकिन जो आप ये समाप्त किए हैं उसको एक तरह से क्लासिफाइड कर देंगे कि आखिर कौन कौन सा है। पिछड़ा वर्ग है तो 27.12 है, तो 27.12 के कौन कौन से कास्ट है वो नोटिफाइड हम आपको दे देंगे, नोटिफाइड ऑलरेडी, पूरी सूची नोटिफाइड है, पूरी सूची नोटिफाइड है। उसके साथ ही अगर दे देना मैं करा सर्वे करने वाले रजनी जी अनारक्षित में तो बता दें कि कम से कम उसमें मुस्लिम सवाल है या सिर्फ हिंदू सवाल? नहीं सब है, मुस्लिम हिंदू सब है, सब है। क्या ये सर्वे करने वाले सारे हाउस होल्ड में गए हैं? हमने सभी जगह गए हैं। 2 करोड़ 83 लाख हाउस होल्ड हमने कवर किया है और कहीं से कोई शिकायत हम लोगों के पास विभाग में नहीं आ पाई है कि यहाँ लोग नहीं गए हैं। जिलाधिकारियों ने खुद से घूम करके हर कुछ कवर किया है। विभाग के स्तर से, सरकार के स्तर से पूरा निर्देश था कि हर एक परिवार और हर एक परिवार को, हर एक इंसान को देखा जाना, जो भी जहाँ लोग रहते हों वहाँ भी रहना, पूरी गाइडलाइन बनी हुई है। कह रहे हैं कि हर हाउस होल्ड कवर हुआ है। नहीं, हम लोगों ने यहाँ से नहीं, हम यहाँ से पूरी तरह हम लोगों ने इंश्योर करने की कोशिश की है इन्यूमरेशन के माध्यम से कि पूरे परिवार को कवर किया जाना चाहिए। और ऐसी गड़बड़ी पाई गई तब क्या होगा? नहीं तो अगर ऐसी गड़बड़ी आएगी तो फिर हम लोग सर बताए। देखिए, अगर ऐसी मेरा परिवार का 4 आदमी हम लोग रहते हैं, 4 फ्लैट में कभी नहीं आया आपका काम। 2 आदमी को नहीं है, अगर ऐसी गड़बड़ी आई जाती है तो राज्य सरकार क्या करेगी? देखिए, एक तो इसमें क्लैरिटी होना चाहिए, जब भी हम लोग कोई फैक्ट लेते हैं या एफिडेविट करते हैं तो एक अंडरलाइंग क्लॉज होता है टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। एक अंडरलाइंग राइडर वो हमेशा लगा रहता है, क्योंकि परफेक्शन किसी स्टेटमेंट में आ सकता है या नहीं आ सकता है, एक सब्जेक्टिव मैटर है। तो जब भी हम एफिडेविट भी कोर्ट में करते हैं तो ये कह के करते हैं कि हम एफिडेविट कर रहे हैं, बट जो कर रहे हैं इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। तो जो 100% कवरेज है इट इज़ टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज। अगर उसमें कहीं त्रुटि प्राप्त होता है तो विल सी एज टू व्हाट इज टू बी डन। But are you open to inclusion? Somebody is claiming कि भाई हमारा छूट गया है, तो उसका अभी भी inclusion का scope अभी वर्तमान में मेरे समझ से कभी भी कोई इस तरह का ऑपरेशन होता है, स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन होता है, तो उसका एक ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होता है, ओपन एंडेड नहीं होता है। और इसीलिए सामान्यतः जब हम रिपोर्ट रिलीज़ कर रहे हैं तो ये रिलीज़ कर रहे हैं जब कोई भी बड़ा ऑपरेशन, सेंसस भी होगा तो कुछ लोग छूटेंगे। हर एक कोई ऑपरेशन में परफेक्शन नहीं आ सकता है, स्पेशली जब आपका ट्रांजिएंट पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन मूव कर रहा है, घर में उस दिन नहीं है, तो ये मान के चला जाता है कि हम लोग जो करेंगे कवरेज 100% रहेगा, लेकिन परफेक्शन अगर आइडियलिज्म की बात करेंगे तो वो संभवतः पॉसिबल नहीं है। कहा गया था किया जाएगा, तो वो आंकड़े भी आपके पास भी आए हैं? हाँ, वो आंकड़े क्यों नहीं रिलीज किया जा रहा है? सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो आपने किया था उसके आंकड़े आज आपने क्यों नहीं रिलीज किया? ये important aspect of this survey was to know the economic condition of all the classes that they have, and where we see no data about the economic condition or status of any of the class, just the population. So ये how do you know the economic status of the हाँ नहीं, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। दिस इज स्टेज 1। जब हम स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखना है, ये डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू इसके बाद कन्वर्ट होता है। जब भी हम स्टैटिस्टिक्स, जैसे आज ही आप लोग तो पेपर पढ़ते हैं, आज हिंदू में हम पढ़ रहे थे कि वर्ल्ड बैंक जब रिपोर्ट रिलीज करती है ना, तो वर्ल्ड बैंक पहले फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स करके HCO, हम लोग जब UPSC तैयारी करते तो उस समय PQLI कहता था, अब उसके बाद उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहा।
आज हमने पढ़ा तो वो स्टैटिस्टिक्स पे इतना थ्रस्ट दे रहा है कि अपने रिपोर्ट को बोलता है SPI, स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये स्टैटिस्टिक्स ये फाइनल वर्ड नहीं है, अभी तो ये स्टेज 1 है जहां आपके पास आंकड़े आ गए। ये आंकड़ा सुलभ करना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। इससे क्या जो आज जातिगत आधारित जो गणना दी गई है, तो इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? देखिए, इसमें अभी पहले तो स्टैट्स जब आपको मिलता है तो आपके प्लानिंग ज़्यादा पॉइंटेड रहते हैं। जो हम टारगेटेड जो ग्रुप्स हैं, बहुत बार आप देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप का एजुकेशनल लेवल वैसा नहीं है, इकोनॉमिक लेवल ऐसा नहीं है, तो कभी भी आपका जब स्टैटिस्टिक्स इन डेप्थ आप जाते हैं तो आपको टारगेटेड अप्रोच करने में फ़ायदा होता है। आपको याद होगा पहले जब PDS होता था तो PDS में अक्रॉस द बोर्ड जाता था तो TPDS आया, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो टारगेट ओरिएंटेशन करना है, अगर आपको वल्नरेबल ग्रुप्स को कवर करना है तो जितना आपके पास स्टैटिस्टिक्स होगा उतना आप बेहतर महसूस करेंगे अपनी डिलीवरी में। लेकिन लास्ट में 1932 में लास्ट सर्वे हुआ था, सर्वे या सेंसस हुआ था, तो उससे कोई कंपैरेटिव आपने ये किया कि किस कास्ट का बढ़ा है, किस कास्ट का कम हुआ है? ठीक है, ये अभी आपको फिर हम पुनः क्लियर कर दे रहे हैं कि ये अभी हम लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पूरे इसके उपादेयता और बाकी चीज़ को डिस्कशन के लिए नहीं है। आज हम रिलीज कर रहे हैं कि हमने एक एक्सरसाइज किया। तो एक बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर लगातार चर्चाएं थी। केंद्र और राज्य के बीच में कई बार टसल देखने को मिला। मामला कोर्ट तक पहुंचा, हाई कोर्ट से हरी झंडी दी गई तो केंद्र ने हलफनामा दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन उसके बावजूद ये लगातार दस्तूर चला, ये प्रोसीडिंग चली और आज आधिकारिक तौर पर बिहार में जातिगत जनगणना के आंकड़े खोल दिए गए हैं, सामने रख दिए गए हैं। इंपैक्ट बड़ा है। कई विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि मंडल कमीशन पार्ट 2 हो सकता है क्या? 1990 की राजनीति की परिपाटी फिर 2023 में आने वाले चुनाव में दोहराई जा सकती है क्या? और क्या इस जातिगत जनगणना का असर सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित होगा या जो बाकी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, जिसमें कि मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, वहां पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? इसी को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले सूर्य मैथिल हमारे साथ हैं, हमारे साथ सैफ खान जुड़े हैं। सैफ खान, मैं आपके पास में आऊं, आपके पास में आऊं। सूर्य मैथिल, पहला रिएक्शन में जानना चाहूंगा कि इस जातिगत जनगणना के जो आंकड़े सामने हैं, पॉलिटिकल इंपैक्ट आप क्या देखते हैं इनका? धन्यवाद अनंत जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और वंदे मातरम। मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना लागू की गई है बिहार में 26 सितंबर को जी। उसकी खूबसूरती क्या है कि यदि 10 लाख रुपए का लोन मेरे किसी भी अल्पसंख्यक भाई को, चाहे वो मुस्लिम पुरुष है चाहे महिला है, उसको अगर वो लेगा तो 5 लाख रुपए वो रीपे करेगा और 5 लाख रुपए जो है वो सब्सिडी ले लेगा। तो ये खूबसूरती मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आज हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटकर जिस प्रकार का एक प्रोपोगेंडा और षड्यंत्र आज बिहार की सरकार ने किया है वो बहुत शर्मनाक है जी। दूसरी चीज, ये आंकड़े जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं, तथ्यहीन आंकड़े हैं। क्योंकि अभी आपने पीसी में देखा, जो भी मिस्टर थे रिप्रेजेंट कर रहे थे इस चीज को, उन्होंने क्या कहा लास्ट में कि आंकड़े जो हैं, इन आंकड़ों के नीचे एक डॉट लगा हुआ है, कंडीशन लागू कर दी, बिल्कुल कंडीशन अप्लाइड है। और मेरे पास जैसे ही चल रही थी पीसी, तो उसमें मैंने आंकड़े मेरे पास में भी हैं, जिसमें से मैंने निकाला, क्योंकि मेरे पास सभी स्टेट्स के आंकड़े हैं ओबीसी के। तो उसमें से मैं जब बिहार को देख रहा था तो 62% से ज्यादा ओबीसी ब्रैकेट में बिहार की जनसंख्या, मेरे पास डेटा है जो पूर्व में उपलब्ध है। और ये डेटा और उस डेटा में जमीन और आसमान का फर्क है। हालांकि सर, चूंकि स्टेट डिपार्टमेंट है, वो स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये आंकड़े हैं, तो आंकड़ों को चैलेंज करना बहुत सहज नहीं होगा। मैं लौटूं आपकी बात, उससे पहले साकेत मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। साकेत, एक बड़ा डेवलपमेंट है ये नीतीश कुमार सरकार के लिए भी कि एक तरीके से जीत उनकी सामने आई कि कई अड़चनों के बाद ये डेटा जारी हुआ, और दूसरा इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट बड़ा होगा। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल इम्पैक्ट बड़ा होगा और खास करके इसी वजह से ये जो जाति आधारित गणना जो है वो कराई गई है, ताकि ये आकलन हो सके राजनीतिक पार्टियों को कि किस तरह से बिहार की सियासत में किसकी क्या आबादी है, किसकी कितनी भागीदारी है, ताकि उसके हिसाब से काम होगा। और इसी को लेकर लगातार नीतीश कुमार पर ये आरोप भी लगते रहे इस जाति आधारित गणना को लेकर कि वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर किसकी आबादी कितनी है, क्योंकि उसके हिसाब से वो प्लान करें और आगे की राजनीति अपनी बिहार में वो चलाएं। तो इसको लेकर ये एक महत्वपूर्ण
माना जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर आबादी की हम दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा अगर MY समीकरण यहाँ पर हम देखें तो लगभग 21-22% आ जाता है। 14% जो है वो यादवों की आबादी है और फिर उसके अलावा जो 7 से 8% मुस्लिम है बिहार में। यानी कि जो MY समीकरण जिसकी राजनीति RJD करती है वो सबसे बड़ा चंक जो है वो निकल कर सामने आया है। ये दोनों जो जातियां हैं वो सबसे ज़्यादा है बिहार में, यानी कि 22% के आसपास जो है वो इनकी आबादी है। इसी तरह अगर हम सवर्ण की बात करें तो वहाँ पर राजपूत का जो आंकड़ा है वो 4% से कम है, भूमिहार भी 3% के आसपास है, ब्राह्मण भी 3 से 3.5%। तो इस तरह से ये तमाम आंकड़े आए हैं और इस आंकड़ों के सहारे अब जो बिहार की राजनीति आगे वो किस तरह से चलेगी ये अब देखना होगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने अभी से शुरू कर दिया है कहना कि ये जो आंकड़े जारी किए गए हैं वो पूरी तरह से सही नहीं है। उसमें गिरिराज सिंह ने भी एक बयान जारी करके इस बात पर कहा है कि ये जो आंकड़े हैं वो दिखावा ये है। बात ठीक है। इस मामले में साकिब रिएक्शंस आने शुरू हो गए, पॉलिटिकल रिएक्शन जैसे जैसे आते रहेंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। एक तर्क ये भी है कि जो सीमांचल के 6 से 7 जिले हैं वहां पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है, मुस्लिम आबादी का घनत्व ज्यादा है। किशनगंज जिले का उदाहरण दिया जा रहा है जहां पर लगभग 70% की मुस्लिम आबादी है। ऐसे में महज 17% के आसपास मुस्लिम आबादी कहना क्या वाकई में सही माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? उससे पहले सैफ खान मैं जानना चाहूंगा आपसे कि जो MY समीकरण बना दिए गए, अति पिछड़ों को 36% की आबादी देख ली गई, इस बीच में क्या कांग्रेस अपने आप को ठगा हुआ महसूस तो नहीं कर रही है कि भाई अगर जातीय आधारित राजनीति वहां पर आगे बढ़ी तो आप तो बिल्कुल हाशिए पर पहुंच जाएंगे, बाउंड्री लाइन से बाहर? नहीं, सबसे पहले आनंद मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन यानी जो है किसी को जाति वाइज जो है या वैसे नहीं देखी जाती। बेसिकली हमने ये पॉइंट इसलिए रेज किया था कि जो आज भी IAS ऑफिसर्स हैं जो हमारे देश की काफी परसेंट जो जिम्मेदारियां संभाल रहे हैं वो किस जाति से किस वर्ग से आते हैं, वो डिवाइड ना हो। और अभी मुझे आपत्ति आपके चैनल पे जो अभी भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक एक्सपर्ट बने हुए बैठे हुए हैं जो वो अभी मुस्लिम्स के लिए बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि वो जानकारी लेके बात करें। सबसे पहले एक नीचे किसी चैनल में किसी एंकर ने जो है ऐसी गलत इंफॉर्मेशन दी थी, उसके खिलाफ आज जो है FIR रजिस्टर्ड है। अपने आँख कान नाक खोल के रखो और अपनी उंगलियों को गूगल पे चलाओ और आपको पता चल जाएगा कि ये योजना 26 सितंबर को लागू हुई कि नहीं हुई बिहार के अंदर। मैं किसी के बीच में नहीं बोला। नहीं, आप मुझको मत ज्ञान दो, अपने ज्ञान को अपडेट करो, फर्जी बातें मत फैलाया करो। आप जाने जाते हो फर्जी बातें फैलाने के लिए फर्जी फैक्ट्री हो। पर्सनल कमेंट नहीं सर, पर्सनल कमेंट नहीं, एक एक करके बात करेंगे। सैफ खान अपनी बात आप कंक्लूड कीजिए, उसके बाद बाकी रिएक्शन में लूंगा। सबसे पहली चीज जो मैं इनको बता दूं, जो मुस्लिम्स के ऊपर ये स्पेसिफाई कर रहे थे वो माइनॉरिटी के लिए है, स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए नहीं दिया गया। उसी तरीके से जैसे मनमोहन सिंह जी ने कहा था, उसी एंकर के ऊपर भी FIR रजिस्टर्ड हुई थी और मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपके चैनल पे इनके ऊपर भी जो FIR रजिस्टर्ड होगी। कराइए, डराइए ऐसी चीजें ना करें सर। मतभेदों को मनभेद में मत आने दीजिए सैफ खान। लेकिन मैं एक चीज, आपने जो शुरुआती कमेंट सैफ किया था, आपने कहा था कि कांग्रेस जातियों में बांटकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं तो राहुल गांधी का खुद का बयान था कि सरकार बनी तो जातीय जनगणना कराएंगे। बिल्कुल कराएंगे, वो इसलिए कराएंगे क्योंकि आज जैसे हालात हैं देश में, जितने IAS ऑफिसर्स और मैंने IPS ऑफिसर्स की बात की, वो किस जो हमारा देश को बेसिकली चला तो वो ही रहे हैं, मेन जो डिपार्टमेंट्स है वो हैंडल कर रहे हैं। देश की जो GDP की जो कंट्रीब्यूशन, जो पैसा आता है उसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे चलाने वाले तो वही हैं। उनमें ही जब आप जो है नहीं देखा जाएगा कि कितने प्रतिशत जो है OBC के लोग हैं, कितने प्रतिशत जो है माइनॉरिटी के हैं। सैफ खान, वैसे तो मैं एक बात सर क्लियर कर दूं, आपका तर्क हो सकता है कि आपके लिए बिल्कुल आप उससे सहमति रखते हो। मेरी जानकारी ये है सर कि UPSC एग्जाम कंडक्ट करती है, उस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद, उसको पास करने के बाद लोगों का इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू में जब सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आप ऐसे सिविल ऑफिसर बनते हैं। उसमें किस व्यक्ति की क्या जाति है ये आधार नहीं होता था सिलेक्शन के लिए। हमारे देश में सुनिए, हमारे देश में ना रिजर्वेशन सिस्टम भी है जी, ठीक है ना, और वो हम ही लेके आए थे, वो इसलिए लेके आए थे रिजर्वेशन के, इनका हक ना मारा जाए। हाँ। और जब इनका हक मारा जा रहा है तो बिल्कुल होनी चाहिए जाति जनगणना। और वो इसलिए रिजर्वेशन, मैं बस 5 सेकंड लूंगा आपके सर। सरकार रिजर्वेशन कितने साल के लिए आया था शुरुआत में? संविधान में रिजर्वेशन कितने साल के लिए आया था? क्या आया था संविधान में? रिजर्वेशन आप कितने साल के लिए लेके आए थे शुरुआत में? क्यों, हम रिजर्वेशन आज भी जो माइनॉरिटी शुरुआत में रिजर्वेशन आप कितने साल के लेकर आए थे?
वो रिजर्वेशन पूर्णकालिक लेकर के आए थे शुरुआत में संविधान सभा में या अल्पकालिक? नहीं, मैं आपकी बात जो है ये समझा नहीं, इसलिए क्योंकि मैं कह रहा हूं सर, रिजर्वेशन पूर्णकालिक लेकर के आए थे, रिजर्वेशन का प्रारूप था वो पूर्णकालिक था कि अल्पकालिक था? नहीं, आप बिल्कुल मौजूदा है, रिजर्वेशन आज भी है हमारे देश में। मेरा ये आनंद जी आप नहीं, मैं ये जो ये आप मैं लौट रहा हूं सर, रिएक्शन आने शुरू थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। आई वाज